हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फोस्टर अकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आज है हमारी क्लास नंबर 11, ठीक है। एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपनी क्लासेस और अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखिए। तो हमने लास्ट ये क्लास छोड़ी थी नेहरू रिपोर्ट पर। नेहरू रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड रखी गई थी। पूर्ण स्वराज्य के मौलिक अधिकारों की मांग। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नेशनल मूवमेंट में रहा है वो रहा है स्टार्टिंग में पहले अधिराज्य की डिमांड रखी गई थी, लेकिन ये जो डिमांड है ये काफी लंबे टाइम तक एक क्या कह सकते हैं, एक विरोध का या फिर कह सकते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनी रही। अब क्या चाहिए था? पूर्ण स्वराज, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग होने लगी, यानी हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है? यानी इस पूरा का पूरा अधिकार हमारा ही होना चाहिए और राष्ट्र हमारा है, हमारे हिसाब से चीजें होनी चाहिए। बट जो सरकार थी, जो ब्रिटिश लोग थे, वो गवर्नमेंट बिल्कुल भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की। ब्रिटिश चाहते थे कांग्रेस को किसी तरीके से इन्वॉल्व करना ताकि चीजें सब की सब उनके हिसाब से चलती रहे। देखिए, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट होने वाला है 1939 से। उसके बाद सिचुएशंस और बदल जाएंगे और हम टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ जाएंगे। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, जिसमें कि 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जो पहले भारत परिषद था उसको समाप्त कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी कर दी गई? 11 कर दी गई तथा पृथक रेलवे वैधानिक सत्ता की स्थापना की गई। इस अधिनियम का सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया, क्योंकि ज्यादातर तो विरोध ही किया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को दास्ता का नया चार्टर बताया और इस संबंध में टिप्पणी दी कि हमें ऐसी कार दे दी गई जिसके ब्रेक तो ठीक है, लेकिन उसमें इंजन ही नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों का जो मेन रीजन था वो था राष्ट्रवादी नेताओं को साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करने का। यानी वो चाहते थे कि राजाओं को प्रेशराइज किया जाए कि वो बाकी जो राष्ट्रवादी जो नेता है वो उनके ही प्रेशर में काम करें। 1933 में एक कमेटी बनाई गई जिसकी रिपोर्ट से ही क्या हुआ, ये अधिनियम आया था और 1935 का भारत शासन अधिनियम फिर लागू किया गया। 1937 में प्रथम प्रांतीय चुनाव हुए थे जिसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ये जो सरकार बनी थी इसके बाद काफी चीजें हुई थी, तो कांग्रेस ने फिर क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया था और अपनी जो सरकार है, मतलब जितने भी प्रांत हैं इनसे अपनी मतलब यहाँ से रिजाइन कर दिया था और ये वापस आ चुके थे। मतलब ये अब प्रांतों में इनकी सरकार नहीं थी। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, क्योंकि जो भी चीजें थी सब अगेंस्ट जा रही थी, तो इन्होंने कांग्रेस ने बोला कि हम इसमें बिल्कुल भी अब अपना पार्टिसिपेशन देंगे ही नहीं, क्योंकि एक तरीके से उनकी किसी भी चीज को माना बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1900 सब इसी चक्कर में थे कि आगे आने वाला जो है ये वर्ल्ड वॉर जो है, इसके बाद का जो टाइम है इसमें कुछ तो ठीक होगा, लेकिन आगे आने वाला टाइम और ज्यादा खराब होने वाला था। वैसे ब्रिटेन की स्थिति इसमें खराब होने लगी थी, जिसका फायदा फिर आगे आंदोलनों में उठाया गया। तो जब 8 प्रांतों में कांग्रेस ने क्या किया, इस अधिनियम के विरोध में रिजाइन दे दिया था, हट गए थे यहाँ से, सरकार अपनी इन्होंने हटा ली थी। तो फिर इसी दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। और धन्यवाद दिवस किसने मनाया था? धन्यवाद दिवस बोला था इसको भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। और मुक्ति दिवस बोला गया था किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, फिर कह सकते हैं मुस्लिम लीग द्वारा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस का द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन पाने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें भारत को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात औपनिवेशिक स्वशासन प्रदान करने तथा भारतीय द्वारा नए संविधान की रूपरेखा तैयार करने की बात को एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन कांग्रेस ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें उनके हिसाब से जो चीजें थी वो भी चीजें बिल्कुल भी नहीं हुई। क्या है यहाँ पर? औपनिवेशिक स्वशासन प्रदान करना। औपनिवेशिक यानी कंट्रोल तो रहेगा ही। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था पूर्ण स्वराज, यानी पूरे तरीके से जो सरकार है वो हमारी होनी चाहिए, इसमें कोई भी बाहर का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो ये जो अगस्त प्रस्ताव था 1940 में आया था, इसको हमने बिल्कुल, कांग्रेस ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और कुछ भी इसमें सपोर्ट लोगों ने नहीं किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत को अंग्रेजी सरकार, हाँ मैटर ये हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों को क्या किया जा रहा था? भर्ती किया जा रहा था। 1940 चल रहा है ना,
मतलब आर्मी में भारतीयों को ऐड किया जा रहा था, लगातार ऐड किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रहे। तो इस चीज के विरोध में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जा रहा था लोगों को। इसके विरोध में देश में हड़ताल और प्रदर्शन हुए और गांधी जी के प्रस्ताव पर 17 अक्टूबर 1940 में कांग्रेस ने क्या किया, प्रतीकात्मक विरोध कह सकते हैं इसको, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। और ये पहले सत्याग्रही इसमें कौन थे, विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे श्री ब्रह्मदत्त। ये तीनों बने, ठीक है। इस आंदोलन में लगभग कितने लोग, 30,000 सत्याग्रही जेल भी गए और ये सत्याग्रह जनवरी 1942 तक चला, क्योंकि विरोध किया जा रहा था कि जब हमारी डिमांड तुम्हें माननी नहीं है, हमारा सपोर्ट तुम्हें करना नहीं है, तो हमारे लोगों को तुम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो, भारत को उसमें इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो, भारत से लोग क्यों जाए, सैनिक क्यों जाए। जिसमें विनोबा भावे एवं नेहरू के अलावा राजगोपालाचारी, सरोजिनी नायडू और अरुणा आसफ अली जैसे नेता भी शामिल हुए थे। अब बात आती है इंपॉर्टेंट घटना की, पाकिस्तान प्रस्ताव। ये सब चीजें चल रही थी। अंग्रेज क्या चाहते थे, डिवीजन चाहते थे। वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग रहे और जो BR अम्बेडकर हैं वो भी सबसे अलग रहे। तो ये चीज थी, सबको अलग 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 थलग रखने की नीति थी। तो सबसे पहले बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम राष्ट्र की बात उठ चुकी थी। इकबाल द्वारा 1930 में मुस्लिम लीग के लिए एक सेशन हुआ, इलाहाबाद सेशन। इसमें क्या हुआ, इस इलाहाबाद सेशन में ही मुस्लिम राष्ट्र की बात सबसे पहले कही गई थी। ये बात है 1930 की। अब बात आती है 1940 की। तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ। इसमें प्रथम पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसमें जिन्ना द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत पेश किया गया। और द्विराष्ट्र सिद्धांत जो था वो भारत पाकिस्तान सिद्धांत था, मतलब देश का बंटवारा हो जाना चाहिए। सबसे पहले रहमत अली ने 1933 में अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था नाउ एंड नेवर। इसमें इस द्विराष्ट्र सिद्धांत को इन्होंने व्यक्त किया और ये काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि पाकिस्तान के बंटवारे की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें होने वाली थी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, यानी पहले गोलमेज सम्मेलन की। तो ये हुआ था 1930-31 के बीच में और 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये चला था। लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे उस वक्त, रैमजे मैकडोनाल्ड, इनकी अध्यक्षता में हुआ। और वाइस रॉय कौन थे, लॉर्ड इरविन। हमने यहाँ पर इरविन की बात की थी ना, तो यहाँ पर भारत में वाइस रॉय कौन था, लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड ये चाहते थे कि गांधी जी को किसी तरीके से मना लिया जाए और जो हमारी जो डिमांड है, हम जो चाहते हैं वो चीज इनके ऊपर थोप दी जाए। लेकिन सदस्य इसमें कितने थे, 86, और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया और कांग्रेस में इसमें कोई भी नहीं गया और ये बिल्कुल कांग्रेस से इसमें कोई भी नहीं आया और ये एक तरीके से बिल्कुल असफल रहा। इसमें कोई भी नहीं गया, किसी ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन BR अम्बेडकर जो थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो भारत में कब, अगर हम गांधी इरविन पैक्ट की बात करें तो गांधी जी कुछ अपनी डिमांड्स चाहते थे और जो उस वक्त वाइस रॉय था इरविन, ये भी अपनी कुछ डिमांड चाहता था। बट फाइनली दोनों में आपसी समझौता हुआ, पैक्ट हुआ और दोनों ने एक दूसरे की बात मानने के लिए डिसाइड किया। कुछ पॉइंट्स हैं जो गांधी जी ने माने, कुछ पॉइंट्स हैं जो इरविन ने माने। पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि गांधी जी ने ये बात मनवाई कि कांग्रेस के जो लोग हैं या कांग्रेस और उसके जो मेंबर्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट ने ले लिया उनको वापस दे दी जाए और जितने भी अभी तक अध्यादेश किए गए हैं या अधिनियम बनाए गए हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं, उन सबको अधिनियमों को रद्द किया जाए। जितने भी कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। इसके अलावा शराब वगैरह जो है इन पे हम प्रदर्शन कर सके, ये सब चीजें भी अप्लाई की जाए। और नमक कानून के बारे में भी इन्होंने स्पेशली बात करी कि नमक बनाने का राइट दे देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने एक्सेप्ट कर तो ली थी उस वक्त, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि ये चीज एक्सेप्ट सारी कर ली गई इरविन द्वारा कि हाँ ठीक है। लेकिन इरविन ने भी अपनी कुछ बात रखी, ठीक है। इरविन ने क्या बात रखी, जैसे कि ठीक है हम ये चीज कर लेंगे तो आप सविनय अवज्ञा को पूर्ण तरीके से अब वापस ले लो, सत्याग्रह को, अपने आंदोलन को, इसको। और इसके अलावा जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन है उसमें पार्टिसिपेट तुम्हें करना है। पहले जो गोलमेज सम्मेलन है इसमें तो पार्टिसिपेट नहीं किया था और अब तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना है। फिर है, क्योंकि इनको पता था कि यार गांधी जी नहीं आए तो फिर बात बिल्कुल भी बनने वाली नहीं है। पुलिस जो है इनके खिलाफ न्यायिक जांच की जानी चाहिए, यानी ये भी पॉसिबल होना चाहिए।
इसके अलावा जो नमक के लिए विरोध है उसको भी समाप्त करना है। तो ये सब चीजें चल रही थी सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि गांधी जी तो इनकी बातों से एग्री कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि ऐसी कोई बात कर ही नहीं रहे थे जो भारत के हक में थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। ये जो गोलमेज सम्मेलन है लंदन में हुआ, जिसमें कि कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी और भारतीय महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। हमने बात की ना फर्स्ट वाले में, तो उसका तो बहिष्कार कर दिया था, किसी ने भी वहां जाने की के लिए सोचा नहीं, क्योंकि हमारे तरीके से तो वो लोग काम कर ही नहीं रहे थे, हमारे डिमांड्स मान नहीं रहे थे, तो उसको त्याग दिया गया और गोलमेज में पार्टिसिपेट नहीं किया गया। पार्टिसिपेट किया द्वितीय में, जिसमें महात्मा गांधी थे और भारतीय महिलाओं की भी इसमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला। सरोजनी नायडू हो, एन.ए. बेसेंट हो या फिर मीरा बेन हो, ये इन सब ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इस सम्मेलन का आयोजन लंदन के सेंट पैलेस में हुआ था और इसी समय चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी कहा। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसने कहा था? ये कहा था चर्चिल ने, अर्धनग्न फकीर गांधी जी को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी शिप से गए थे ये वहां पर, तो ये था एस राजपुताना शिप। ठीक है, तो ये ध्यान रखने आपको। गांधी जी को फिर से जेल भेज दिया गया। अब भाई वही बात है ना, फिर से वही चीज आई, इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला, वही सारी बातें, वही सारी घूम फिर के वही बात आ रही है। ठीक है, तो गांधी जी ने इनकी बातें नहीं मानी, तो इस वजह से इनको फिर से जेल भेज दिया गया और कोई ना कोई आरोप लगा के ये सब किया ही जाता था। इसके अलावा जो B.R. अम्बेडकर जी हैं और मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी क्या डिमांड होती थी? इनका था कि हमारे लिए अलग सेपरेट एक वो बनाया जाए निर्वाचन, मतलब हमारे लिए अलग, हमारे जो लोग हैं उनके लिए अलग वो होने चाहिए, मतदान के राइट होने चाहिए, मतलब मतदान के राइट नहीं, मतलब हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए असेंबली में, अलग पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, हमारा सीट्स अलग होनी चाहिए जिसमें सिर्फ हमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये चीज भी हो रही थी, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था तीनों में। सांप्रदायिक पंचाट या पूना समझौता हम कहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि B.R. अम्बेडकर इस चीज के हक में थे कि जो दलित हैं उनके राइट्स की रक्षा करने के लिए उनके लिए अलग से होना चाहिए स्थान। तो हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब तक राजनीतिक वो नहीं मिलता है ना पार्टिसिपेशन, तब तक किसी भी एक वर्ग को पूर्ण नहीं माना जाता, इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। तो भारतीय समाज की एकता तोड़ने निर्वाचन पद्धति में अन्य भारतीय जातियों को आरक्षण देने के सिलसिले में 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड जारी किया। ये तो तोड़ना ही चाहते थे भारत को। देखो गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे कि जो हमारा राष्ट्र है उसमें कोई भी फूट ना पड़े और जो अलग अलग तरीके से डिमांड की जा रही है हमारे आरक्षित जगहों की, उसको ना किया जाए। ठीक है, क्योंकि इससे फिर डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन B.R. अम्बेडकर जी ने ये बात नहीं मानी और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो पार्टिसिपेशन चाहिए। तो अंग्रेज जो थे इन्होंने फायदा उठाने की कोशिश करी। ठीक है, पहले तो इन्होंने डिमांड्स नहीं मानी, लेकिन बाद में क्या हुआ देखते हैं। इसको ही कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति न केवल मुसलमान अपितु तो दलित वर्ग पर भी लागू कर दिया गया और इसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में ही बार बार इनको यरवदा जेल ही भेज दिया जाता था। 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन इन्होंने शुरू कर दिया। देखिए मैंने बताया था आपको, B.R. अम्बेडकर तो गए थे, तो उनको क्या करना था, उनको तो बात अपनी चलाए रखनी थी, उनको इस चीज से मतलब नहीं था कांग्रेस क्या सोच रही है किस बारे में। कांग्रेस मुस्लिम लीग की तो वैसे भी नहीं बन रही थी। ठीक है, और B.R. अम्बेडकर जी ने बोला कि ठीक है, मुझे तो अपना पार्टिसिपेशन चाहिए, तो मैं अलग से वहां पर जाऊंगा ही जाऊंगा, कोई जाए नहीं जाए। तो ये जो चीजें हो रही थी, अब इनको मौका मिल गया ब्रिटिश लोगों को, यानी ब्रिटिश सरकार को, कि फूट डालने का इनमें मौका अच्छा खासा मिल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये तो चीजें कर ही जा रहे थे। तो इस चीज के विरोध में गांधी जी ने बोला कि हमें अलग क्या चीज है, अलग निर्वाचन पद्धति नहीं होगी बिल्कुल भी, सब बिल्कुल एकता में बंधे रहेंगे, कोई अलग अलग वो डिसाइड नहीं होगा। तो क्या हुआ फिर, इन्होंने आमरण अनशन कर दिया इसमें जेल में, और मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C.R. राजगोपालाचारी के प्रयत्नों से 5 दिन तक ये अनशन पर रहे और 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, पूना पैक्ट, क्योंकि ये चाहते थे अलग तरीके से निर्वाचन होना चाहिए दलितों का भी, लेकिन जो ब्रिटिश ये गांधी थे इन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद फिर B.R. अम्बेडकर मिलने गए इनसे
और फिर पूना पैक्ट हुआ वहां पर, जिसके द्वारा सांप्रदायिक घोषणा को अस्वीकार कर दिया गया और हिंदुओं को आवंटित सीटों में से दलितों के लिए 148 सीटों के लिए आरक्षण दे दिया गया, यानी कुछ बातें उनकी मान ली गई। यही पूना पैक्ट या फिर स्वतंत्र भारत में आरक्षण का आधार बना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इसमें क्या हुआ, ये हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक, और कांग्रेस ने इस सम्मेलन में अपनी ओर से कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा था। वाइस रॉय जो थे लॉर्ड वेलिंगटन थे। ये पूछ लिया जाता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन में वाइस रॉय कौन थे, तो ये थे लॉर्ड वेलिंगटन। अब बात ये आती है जो कम्युनल अवार्ड हुआ था, यानी जो विभाजन हुआ था कि सीट्स आवंटित की गई या डिवाइड कर दी गई, इनसे ये गांधी जी को बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और इसमें काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इस विचार से चल रहा था। तो बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। तो 1942 में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम तो चल ही रहा था, तो ब्रिटेन जो है वो काफी कमजोर स्थिति में पहुंच रहा था धीरे धीरे, तो इसका फायदा आगे आने वाले आंदोलनों में उठाया गया। 23 मार्च 1942 को भारत आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की वही सारी डिमांड्स, वही सारी चीजें, पर जो मेन चीज है पूर्ण स्वराज्य वाली, एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली, सब चीजों वाली, वो बात कहीं भी नहीं की गई। ठीक है, तो देखिए क्रिप्स मिशन भारत आया, इसके अध्यक्ष कौन थे, सेंट फोर्ड क्रिप्स। ठीक है, और आपको पता ही है कि इनके नाम पर ही मिशंस बनते थे। जैसे फोर्ड जो क्रिप्स से इन्होंने इसके लिए क्या सुझाव दिए थे भारत के लिए, कि भारत को ब्रिटिश मंडल के अंतर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाएगा। औपनिवेशिक स्वराज्य शब्द ध्यान रखिए, अपना पूर्ण स्वराज्य नहीं, मतलब हमारे कंट्रोल में ही है अभी। युद्ध की समाप्ति पर जितना जल्दी हो सके संविधान सभा का निर्वाचन किया जाएगा, मतलब इलेक्शंस करवाए जाएंगे और संविधान सभा का निर्वाचन होगा। भारत के लिए नया संविधान का निर्माण किया जाएगा और अंग्रेजी सरकार जिसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि औपनिवेशिक है ना, तो सरकार तो चाहिए, इंग्लिश सरकार तो रहेगी ही। तो भारतीय नेताओं की ओर से कोई समझौते की योजना नहीं हुई और युद्ध के बाद प्रांतीय विधानमंडल का निर्वाचन होगा। निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होगा और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल के लगभग 1/10 होगी। ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत और देशी राज्यों को संघ में सम्मिलित होने अथवा न होने का राइट होगा, वो औपनिवेशिक स्तर पर अपना अधिकार रखेंगे। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के समान ही जनसंख्या के अनुपात में भी देशी राज्य द्वारा विधानसभा के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। शासन हस्तांतरित होने और जाति और धर्म अल्पसंख्यकों के संबंध में विधान बनाने की के लिए एक सभा होगी और एक संधि ब्रिटिश सरकार से करेगी। यानी यहाँ पर भी भारतीयों को किसके पास ला दिया गया है, किसके ऊपर डिपेंडेंसी दे दी गई है, अंग्रेजों के ऊपर। तो ब्रिटिश सरकार अनिवार्य रूप से, हर जगह एक ही वर्ड है ब्रिटिश सरकार, यानी जो भी कुछ काम होगा ब्रिटिश सरकार के अंडर ही होगा और लास्ट तक हम यहाँ पर इस तरीके से रूल करने वाले हैं। विश्वव्यापी युद्ध के प्रयत्नों के अंश के रूप में भारत की प्रतिरक्षा का नियंत्रण निर्देशन करेगी। ब्रिटिश सरकार भारत के सैन्य, नैतिक और भौतिक साधन संगठित करेगी। अच्छा, यदि भारत चाहेगा तो राष्ट्रमंडल से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है, यानी कॉमनवेल्थ से अलग हो सकता है। ये प्रस्ताव आधारभूत सिद्धांतों में अपरिवर्तनशील थे, जिन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करना या अस्वीकार करना किया जा सकता है। यानी ये जो चीजें हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है क्रिप्स मिशन को भी कांग्रेस ने, भारतीयों ने, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें एक्सेप्ट करने वाली चीज उनको कुछ भी नहीं लगी और इसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन को लाया गया कि भाई तुम तो ऐसे ही हमें औपनिवेशिक स्वराज देने को तैयार हो लेकिन पूर्ण स्वराज देने को तैयार नहीं हो, तो इसके लिए फिर से इसके अगेंस्ट जाया गया और भारत छोड़ो आंदोलन फिर छेड़ दिया गया। ये महात्मा गांधी ने इसका आह्वान किया 9 अगस्त 1942 को। भारत को जल्द ही आजादी दिलाने के लिए उन्होंने इसके लिए एक बड़ा ही आंदोलन निर्धारित किया। क्रिप्स मिशन क्योंकि फेल हो चुका था, इसकी कोई भी चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो अब क्या हुआ, एक बड़े आंदोलन की हमें जरूरत थी जिससे कि अंग्रेजों को पता चलता कि लोग क्या सोच रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन नाम दिया गया इस आंदोलन को और पहली बार से भारतीयों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जिसमें मजदूर और किसानों से लेकर उच्च वर्ग के लोगों सभी ने इसमें भाग लिया, यानी पैसे वाले हों या फिर गरीब हों, सबने इसमें पार्टिसिपेट किया। गांधी जी ने इस चीज के माध्यम से निष्क्रिय राष्ट्र को शताब्दियों की निद्रा से जगाने का काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन यानी फाइनली भारत को छोड़ दो, ये बोला गया अंग्रेजों से, और स्वतंत्र भले ही ना करवा पाए हो, ये अगर ये आंदोलन जो चला इसकी वजह से स्वतंत्रता हमें नहीं मिली, मतलब ऐसे नहीं कह सकते स्वतंत्रता नहीं मिली, क्योंकि ये जो आंदोलन था काफी ज्यादा इसने इम्पैक्ट छोड़ा था, लेकिन इसका दूरगामी जो परिणाम है वो बहुत ही अच्छा रहा। भारत की स्वाधीनता के लिए किए जाने वाले अंतिम महान प्रयास भी इसको कहा जाता है और इसको देखते हुए ही अंग्रेज जो भयभीत हो गए थे और उन्होंने
क्या क्या भारत में शासन का वैध अधिकार वो खो चुके थे। मतलब अब बहुत ज्यादा होश पोश हो गए थे, जगह जगह पर आंदोलन ये फैल चुका था। देश में भारतीयों के समर्थन में खड़े हो गए थे विश्व के कई देश भी। और 25 जुलाई 1942 को चीन के तत्कालीन मार्शल चांग काई शेक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र लिखकर अंग्रेजों के कहा कि और उसमें ये लिखा कि अंग्रेजों के लिए सबसे उचित नीति यही है कि वे भारत को पूर्ण स्वराज दे दें, यानी स्वतंत्रता दे दें। रूजवेल्ट ने भी इसका समर्थन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन के बारे में क्या लिखा? उन्होंने कहा कि भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों की प्रतिक्रियाओं पर हमें गर्व है, यानी लोग हमारा अपना पार्टिसिपेशन खूब दे रहे हैं। देखिए, इस वक्त जब वर्ल्ड वॉर का टाइम था तो जापान भी काफी स्ट्रांग हो गया था। और आपको पता ही सुभाष चंद्र बोस ने जापान जाकर वहां पर अपनी सेना गठित करने का पूरा वो कर रखा था, पूरी प्लानिंग कर रखी थी। तो इसी चीज के चलते ये जापान भी इंडिया पे अब अटैक करने वाला था उनके साथ मिलके। और दूसरी तरफ इंडिया में भी आंदोलन चल रहा था, तो काफी सारी चीजें ब्रिटेन के अगेंस्ट थी। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ थी, जिसमें कि हिंदू और या फिर कह सकते हैं आईएनसी यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही क्या करें, एक तरीके से कोलैबोरेट करें, मतलब एकदम साथ रहे। तो गांधी जी को इस चीज के लिए चुना गया और इसी फॉर्मूला को बोला गया सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। ठीक है, 10 जुलाई 1944 को ये योजना बनकर तैयार हुई और इसमें सब ये चाहते थे कि जितने भी सारे ग्रुप्स हैं सब एकजुट हो जाएं। मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस हैं वो डिमांड्स वगैरह सारी बातों पे एकमत हो जाएं, क्योंकि जब तक यूनिटी नहीं आएगी तब तक आजादी कैसे मिलेगी। तो ये सब चीज चल रही थी। उधर पाकिस्तान की डिमांड तो कर ही रहा था मुस्लिम लीग। तो इन सब बातों को देखते हुए ये फॉर्मूला आया 10 जुलाई 1944 को। ठीक है, गांधी जी ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और ये एक तरीके से कहा जाता है, एक तरीके से सुलह करवाने वाला प्रस्ताव भी इसको कहा गया। अब इसमें क्या क्या चीज इसमें कहा गया कि मुस्लिम लीग फ्रीडम दिलाने में क्या करे, हमारा सहयोग करे। और इसमें क्या करेंगे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे बिल्कुल फाइनल जो गवर्नमेंट है उसको बनाने में। गांधी जी ने बात बोली, ठीक है, या फिर इस फॉर्मूले में ये बात थी। दूसरा था युद्ध के बाद क्या होगा कि भारत का उत्तर पश्चिमी जो भाग है इस पूरे के पूरे कंट्रोवर्सी को, इस पूरे विवाद को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके लिए फिर एक क्या किया जाएगा, एक आयोग का गठन किया जाएगा। जितनी भी पुरानी चीजें चलती आ रही थी उनको खत्म करने की यहाँ पर बात की गई। कहा गया कि सभी एरिया में क्या है, लोगों को आने जाने की परमिशन होगी, कोई पाबंदी उनके ऊपर नहीं होगी, अपनी मर्जी से वो कहीं भी निवास कर सकते हैं या कहीं भी वो रह सकते हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग की बात हो रही है, उत्तर पश्चिम विवाद था ना, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये सब चीजें हुई और काफी हद तक इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन फाइनली बात वहीं आती है कि कुछ चीजें समझ में नहीं आई और कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो तो एक दूसरे के आमने सामने हमेशा से ही रही है। 1945 में वेवेल योजना एग्जाम में पूछी जा सकती है, काफी इंपॉर्टेंट है। वेवेल जो थे उस वक्त के वाइस रॉय थे, हमें पता ही है जो वाइस रॉय होते थे उस टाइम में उन्हीं के नाम पर ही कमिटी, कमीशन, ये सब कुछ के नाम रखे जाते थे। अब वर्ल्ड वॉर जो हुआ 1945 को समाप्त हो चुका था। 1939 से शुरू हुआ, ये 45 में खत्म हो गया। खत्म होने के बाद क्या किया गया कि जैसा कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम हमारा साथ दोगे, भारतीयों से कहा गया था अगर तुम्हारा पार्टिसिपेशन होगा तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ यहाँ पर अधिनियम, कुछ कानून ऐसा पास करेंगे जो तुम्हारे लिए हक में होगा। और यहाँ के लोग क्या चाहते थे, पूर्ण स्वराज। कांग्रेस क्या चाहती थी, पूर्ण स्वराज। तो ये चीज यहाँ पर होने वाली थी। अब ये तो हुआ, ये जो योजना थी वेवेल योजना, इसमें क्या चीज लिखी गई, इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी या फिर इसका पर्पस क्या था। एक तरीके से कहते हैं कि क्या प्रस्ताव रखा इसने कि जो कार्यकारिणी परिषद है, कार्यकारिणी जो परिषद है उसका क्या किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें सभी दल शामिल होंगे। सभी दल क्या होंगे, उसमें शामिल होंगे। अब ये जो चीजें हैं ये क्यों की जा रही थी, क्योंकि जो भारतीय लोग थे वो बिल्कुल ऐसा था, उनमें आपको रेस्ट नाम की चीज नहीं बची थी। मतलब वो बिल्कुल भी बस ऐसा था कि आंदोलन करने को तैयार बैठे हैं। ठीक है, लोग जेल जा रहे हैं, गांधी जी को बार बार जेल हो रही है। अंग्रेज ये चाहते थे कि ऐसी चीज हो, एक ऐसा मार्ग निकले जिसकी वजह से अब लोगों को
थोड़ा सा क्या किया जा सके, शांत किया जा सके। तो विवल प्रस्ताव में दूसरी चीज क्या रखी गई कि ठीक है, परिषद में क्या होगा, जो मेन लोग हैं, उसके प्रमुख जो लोग हैं वो तो होंगे ब्रिटिश ही, और बाकी लोग क्या भारतीय हो सकते हैं। ठीक है, भारतीय लोग भी लोग इन्वॉल्वमेंट इनमें कर दिया गया, लेकिन वही है जो मेन सेना के प्रमुख होंगे उनमें कौन होगा, अंग्रेज ही होंगे। हिंदू और जो मुसलमान हैं उनकी जो संख्या है बिल्कुल बराबर होगी इसमें। इसके अलावा जब ये वर्ल्ड वॉर पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा तो भारत को फ्री कर दिया जाएगा और उसको अपना स्वतंत्र संविधान बनाने के लिए कहा जाएगा, या कह सकते हैं कि अपना संविधान बनाने के लिए बनाने दिया जाएगा। ठीक है, इस बारे में बात की जाएगी। उसके बाद बात करें कि जो कांग्रेस है उसके नेताओं को हम क्या कर देंगे, रिहा कर देंगे या फिर उनको छोड़ देंगे। और फिर शिमला समझौते की भी इसमें बात हुई। शिमला समझौता एग्जाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। तो विविल योजना में ये सब चीजें हुई। उसके बाद हुआ शिमला समझौता। शिमला समझौता क्या था भाई, शिमला समझौता ऑब्वियस सी बात है शिमला में ही हुआ, और डेट क्या है इसकी, 25 जून से लेके 14 जुलाई 1945 में शिमला समझौता हुआ। और वही बात है सबके पार्टिसिपेशन की, गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। जो इसके मेन मेंबर्स थे, टोटल मेंबर्स इसमें 21 थे। ठीक है, और मेन मेंबर्स में कौन कौन थे इसमें, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान और मोहम्मद अली जिन्ना, ये इंपॉर्टेंट थे काफी। इसके अलावा लियाकत अली खान, ये सब बाकी इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। ये जो सेशन है 14 जुलाई वाला, और हाँ क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम में वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इसमें सेशन जो है वो स्किप भी हुआ। इसमें क्या हुआ, संविधान सभा की मांग को मान लिया गया। फाइनली शिमला समझौते में फाइनली एक चीज आगे बढ़कर आई, वो थी संविधान सभा की जो डिमांड की गई थी इंडियंस द्वारा, उसको हाँ कर दिया गया, उसको मान लिया गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, ये मेन बात थी, क्योंकि संविधान सभा ही तो चाहिए थी ना हमें मेन, हम इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अब कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्शन के हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए यहाँ पर जुलाई 1946 में। फर्स्ट इलेक्शन हुए यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिसमें पूर्ण बहुमत किसको मिला, पूर्ण बहुमत कौन सी पार्टी को, कांग्रेस को मिला। तो जब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया है तो कुछ तो डिसाइड होगा ही। तो ये कहा गया कि क्योंकि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया है तो उसके हिसाब से अब काम कर लेंगे। लेकिन जो मुस्लिम लीग है उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। मुस्लिम लीग ने बोला कि हमें अब थोड़ा सा और एक्टिव होना पड़ेगा, नहीं तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो संविधान बनाने के लिए बोला, तो उनको लगा कि संविधान बनाने के लिए हमारा पार्टिसिपेशन जो होना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से होना चाहिए। और इस चीज को लेके ही 16 अगस्त 1946 में कलकत्ता में इस चीज को की बात उठाई गई, और पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा दंगे उस वक्त पर भड़क गए। और कहां पर, नोआखली जिले में इतने ज्यादा दंगे भड़के इस चीज को लेके कि वहां पर उनको किसको बुलाना पड़ा, फाइनली गांधी जी को बुलाना पड़ा। और गांधी जी के आने के बाद लोग नहीं माने तो उन्होंने फिर आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया। ठीक है, और जब इन्होंने ये चीज डिसाइड करी तो लोग बाग शांत हो गए, ये जो दंगे थे ये बंद हो गए, क्योंकि सभी रिस्पेक्ट करते थे। तो इसी बात पे टाइटल दिया गया वन मैन बाउंड्री वॉल। और ये किसने दिया था, माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने ये बात बोली, माउंटबेटन ने, वन मैन बाउंड्री वॉल। तो दंगे
फिलहाल तो दंगे खत्म हो गए थे लेकिन फिर से शुरू हो गए। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो सरकार थी उसको जल्दी से ही कुछ डिसाइड करना था और फाइनली 30 जून 1948 को ये घोषणा की गई कि भारत को 30 जून 1948 को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। ब्रिटेन में क्या हुए, इलेक्शंस हुए। तो ब्रिटेन के जो पीएम थे, क्या नाम था, क्लेमेंट एटली। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अब जो है अब चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, अब दंगे वंगे होने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी जा रहे हैं, हमने पहले घोषणा कर दी है। तो उस हिसाब से फिर 1947 में इस चीज के लिए भारतीयों को अपनी खुद की संविधान सभा बनाने के लिए, अपना खुद का संविधान गढ़ने के लिए बोला गया और माउंटबेटन प्लान आया। ठीक है। या फिर कह सकते हैं डिकी बर्ड योजना। डिकी बर्ड योजना, इसका क्या काम था, डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विभाजन करना और एक तरीके से भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर देना। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को फाइनली संविधान हमारा लागू हुआ और क्या बन गए हम, गणतंत्र हो गए। ठीक है। 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया था उसके थ्रू ही हमें क्या मिला, गणतंत्र दिवस हम फाइनली मना पाए। ठीक है। या कह सकते हैं हम गणतंत्र हुए थे। तो ये सब चीजें थी। बहुत ज्यादा ये लास्ट वाला मैंने बहुत ज्यादा उसमें नहीं कराया, जो जो इम्पोर्टेंट चीज थी ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। बाकी हम जो एमसीक्यूज करेंगे उनमें बहुत डीपली हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको एमसीक्यूज के बाद बिल्कुल अपना जो सिलेबस है वो आपको टॉपिक जो है बिल्कुल कंप्लीट लगेगा। तो ये था आज का टॉपिक जो खत्म हो चुका है। ठीक है। और क्लास हमारी फिनिश हो चुकी है, 3rd पार्ट था ये कंप्लीट होने के बाद काफी सारी चीजें हमें क्लियर हो गई हैं। आई होप आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर कोई टॉपिक आप अगर पूछना चाहें कि जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं